गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का जूलॉजी की ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो बढ़ते हैं अपन अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। लास्ट क्लास में अपन ने जो टॉपिक किया था वो था ला कल्चर का। उसमें थोड़ा सा रह गया था अपना, उसको देख लेते हैं अपन। लाग का केमिकल कंपोजिशन। लाग का केमिकल कंपोजिशन। ये जो लाग का केमिकल कंपोजिशन है, कई बार आपके मेन एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए इसको करना जरूरी है। तो लाग के केमिकल कंपोजिशन में अपन को देखना है कि जो ये लाग है ये कौन कौन से एलिमेंट से या तत्वों से मिलकर बनी हुई होती है। तो मैं एक टेबल बना रहा हूं। एक तरफ है एलिमेंट्स, और एक तरफ है इनका परसेंटेज। पहला जो तत्व है, एलिमेंट है, वो है रेजिन। लाख की बात चल रही है। लाख में जो रेजिन है वो 65 से 85% अवेलेबल होता है रेजिन। उसके बाद में लेता हूं मैं वैक्स। फर्स्ट नंबर पे अपने रेजिन, सेकंड नंबर पे वैक्स। वैक्स जो होता है इसमें 5 to 7%। कितना? 5 से 7%। थर्ड नंबर पे मैं ले रहा हूं डाई। लाख में जो डाई होती है वो होती है लगभग 2 से 10%। कितनी? 2 से 10%। फोर्थ नंबर पे मैं ले रहा हूं H2O। H2O जो होता है वो इसमें होता है 3 से 5%। कितना? 3 से 5%। फिफ्थ नंबर पे ले रहा हूं मैं मिनरल्स। मिनरल्स होते हैं इसमें 2 से 6%। मिनरल्स मीन्स खनिज पदार्थ। 6 नंबर पे मैं ले रहा हूं एल्ब्यूमिन। ये होता है 6 से 12%। ठीक है, वापस रिपीट कर रहा हूं। रेजिन है जो है 65 से 85%, यानी सबसे ज्यादा लाख में क्या मिलेगा? रेजिन। उसके बाद में वैक्स है जिसे अपन बोलते हैं मोम, वो है 5 से 7%। फिर है डाई 2 से 10%। फिर है H2O जिसे बोलते हैं वाटर है 3 से 5%। फिर है मिनरल्स यानी खनिज पदार्थ, वो है 2 से 6%। फिर लास्ट में है एल्ब्यूमिन, वो है 6 से 12%। तो ये जो टेबल है, ये टेबल आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ये 1 नंबर में कई बार पूछ ली जाती है कि लाग का केमिकल कंपोजिशन बताइए। बस यही रह गया था अपना लाग कल्चर में, और अपना टॉपिक क्लियर था। इससे अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना, वो है, अच्छा उस टॉपिक के बारे में मैंने पिछली क्लास में आपको बताया भी है। कौन सा टॉपिक था वो? एपी कल्चर। कौन सा कल्चर? एपी कल्चर। एपी कल्चर को क्या बोलेंगे अपन? मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन। क्लियर है? इसकी मैंने पिछली क्लास में आपको डेफिनेशन बताई थी। एपी कल्चर की डेफिनेशन अपन बताना चाहें तो ऐसे बताएंगे कि औद्योगिक दृष्टि से आधुनिक वैज्ञानिक विधियों द्वारा, वापस रिपीट कर रहा हूं, औद्योगिक दृष्टि से आधुनिक वैज्ञानिक विधियों द्वारा मधुमक्खियों का पालन एवं इनके द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले प्रोडक्ट्स
उत्पाद जैसे हनी, क्या उत्पाद मिलते हैं? हनी एवं वैक्स, ये दो प्रोडक्ट मिलते हैं। तो वापस रिपीट कर रहा हूं, औद्योगिक दृष्टि से एवं आधुनिक वैज्ञानिक विधियों द्वारा, औद्योगिक दृष्टि से आधुनिक वैज्ञानिक विधियों द्वारा मधुमक्खियों का पालन एवं इनके द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले प्रोडक्ट्स जैसे हनी एवं वैक्स को प्राप्त करना ही एपीकल्चर या मधुमक्खी पालन या बी कीपिंग, इसे इसका एक नाम और बोल सकते हैं अपन, बी कीपिंग। क्या बोल सकते हैं? बी कीपिंग। तो क्या हो गया? एपीकल्चर या मधुमक्खी पालन या बी कीपिंग कहलाता है। तो ये हो गई इसकी डेफिनेशन। एपीकल्चर क्यों कर रहे हैं अपन? मधुमक्खी को क्यों पाल रहे हैं? क्योंकि अपन को इनसे कौन से प्रोडक्ट चाहिए? शहद और मोम, हनी और वैक्स। क्लियर है? अब ये जो मधुमक्खियां हैं, जो बीज हैं, ये पॉलीमॉर्फिक इंसेक्ट होती है। पॉलीमॉर्फिक इंसेक्ट, पॉलीमॉर्फिक इंसेक्ट, हिंदी में बोलेंगे अपन बहुरूपी कीट। इसका यहां पे यूज में लेने का क्या मतलब हुआ? बहुरूपी या पॉलीमॉर्फिक का, कि ये जो मधुमक्खी है ये एक से अधिक रूपों में पाई जाती है। एक से अधिक कौन से रूप हैं इसके? एक तो हो गई क्वीन, सेकंड नंबर पे ड्रोन, थर्ड नंबर पे वर्कर। तो इसके 3 प्रभेद हो गए। इसके मधुमक्खी के प्रभेद, जिसे अपन बोलते हैं स्ट्रेन, स्ट्रेन्स, प्रभेद। क्वीन, ड्रोन और वर्कर। क्वीन मीन्स रानी, ड्रोन जो नर होते हैं उनको ड्रोन बोलते हैं। लिख देता हूं मैं, रानी ये नर है, ये वर्कर है। वर्कर जो होते हैं वो बंधे मादाएं होती है, यानी स्टेराइल फीमेल। आपने सेकेंड ईयर में भी स्टडी की है इनकी, ये टॉपिक था अपने, स्टेराइल फीमेल। तो ये चीज ध्यान रखना, जो वर्कर होते हैं मधुमक्खियों में, जो वर्कर होते हैं वो स्टेराइल होते हैं, बंधे होते हैं, बंधे मादाएं होती है। तो मैंने कहा कि जो मधुमक्खियां हैं या जो ये इंसेक्ट है वो बहुरूपी या पॉलीमॉर्फिक इंसेक्ट होते हैं, अर्थात ये एक से अधिक प्रभेदों या स्ट्रेन्स में पाए जाते हैं, जिनमें एग्जाम्पल है क्वीन, ड्रोन और वर्कर। जो वर्कर होते हैं वो स्टेराइल होते हैं, यानी बंधे फीमेल होते हैं। ये जो वर्कर है, ये जो स्टेराइल फीमेल है, ये फूड के रूप में क्या ग्रहण करते हैं? मकरंद, मकरंद जिसे बोलते हैं नेक्टर, नेक्टर। और इसके अलावा पोलन ग्रेन्स, पराग कण, या आप बॉटनी में पढ़ते होंगे पराग कण, जिन्हें बोलते हैं पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स। तो क्या है? नेक्टर है, मकरंद है, और पराग कण है, पोलन ग्रेन्स। तो वापस रिपीट कर रहा हूं, जो वर्कर है, जो वर्कर मधुमक्खियां हैं छत्ते में, वो फसलों पर, फ्लावर्स पर मंडराते हुए नेक्टर, पोलन ग्रेन्स को फूड के रूप में ग्रहण करते हैं। किसके रूप में? फूड के रूप में। तो अपन बोल सकते हैं कि जो ये नेक्टर और जो पोलन ग्रेन्स है, यानी मकरंद या परागकण जो है, वो इन वर्कर बीज का क्या होता है? फूड होता है। अभी मैंने कहा कि फसलों पर या फूलों पर मंडराते हुए ये ग्रहण करते हैं इनको, तो अपन कह सकते हैं कि ये खेती के लिए या फसलों के लिए एक लाभदायक इंसेक्ट होती है। कौन? मधुमक्खियां, क्योंकि ये पॉलिनेशन या परागकण में
हेल्प करती है फसलों के लिए, इसलिए अपन कह सकते हैं कि ये किसान की मित्र भी होती है। इसकी एक और बड़ी बात यह है कि ये जो 3 प्रभेद हैं इसके, इनमें वर्क का डिवाइडेशन होता है, कार्य का विभाजन होता है। इसलिए अपन कहेंगे कि इनमें सोशल लाइफ या सोशल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, सामाजिक जीवन इनमें पाया जाता है। फिर रिपीट कर रहा हूं, मधुमक्खियों में सामाजिक जीवन पाया जाता है क्योंकि इनमें कार्य का विभाजन होता है। कार्य का विभाजन कैसे? ये जो क्वीन है उसका जो काम है वो ही करेगी, हर काम नहीं करेगी। जैसे क्वीन का काम क्या है? एग्स देना, अंडे उत्पन्न करना। ड्रोन का क्या काम है? यहाँ पे इस क्वीन को फर्टाइल करना। और वर्कर का क्या काम है? ये पोलन ग्रेन्स और नेक्टर यानी फूड इकट्ठा करने का काम करती है। तो अपन देखते हैं कि ये जो इनमें वर्क का डिवाइडेशन है, जिनका जो काम है वो ही कर रहे हैं, इसलिए अपन क्या बोलेंगे? इनमें सामाजिक जीवन प्रेजेंट होता है। क्लियर है यहां तक? इसी में अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इसका क्लासिफिकेशन। ये जरूर ऐड करना है अपन को क्योंकि इसके बिना अपन को नंबर अधूरे मिलेंगे। तो सबसे पहले अपन इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन, सबसे पहले फाइलम। फाइलम वो ही है ऑर्थोपोडा। क्लास इंसेक्टा। ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा। हाइमेनोप्टेरा। फैमिली, फैमिली है एपिडे। एपिडे। जीनस है एपिस। स्पीसीज है इंडिका। फाइलम है ऑर्थोपोडा, क्लास है इंसेक्टा, ऑर्डर है हाइमेनोप्टेरा, फैमिली है एपिडे, जीनस है एपिस और स्पीसीज है इंडिका। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि जो मधुमक्खी है या जो बीज हैं उनका साइंटिफिक नेम क्या है, तो आप क्या बताओगे? एपिस इंडिका। ये इंडिका यहाँ पे क्यों है? ये स्पीसीज जो है स्पेशली इंडिया में ही मिलती है, इसलिए इंडिया में पाए जाने वाली जो मोस्ट स्पीसीज है मधुमक्खियों की वो कौन सी है? एपिस इंडिका। तो ये है इसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अपन। अब बात आती है कि कौन कौन सी स्पीसीज है अपनी। अभी यहाँ पे अपन ने देखा कि एपिस इंडिका है जो मोस्टली इंडिया में मिलती है, तो ऐसी कौन कौन सी स्पीसीज है जिनको अपन पाल सकते हैं या उनसे शहद प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि अपना मेन पर्पज क्या है एपीकल्चर में? शहद और मोम प्राप्त करना। तो अपन देखते हैं कि अपने इंडिया में मोस्टली 4 स्पीसीज हैं जिनसे अपन शहद प्राप्त करते हैं, या ऑल ओवर वर्ल्ड में भी मोस्टली ये 4 स्पीसीज ही है जिनसे अपन शहद प्राप्त करते हैं, और अपने इंडिया में भी मोस्टली ये 4 स्पीसीज ही मिलती है। तो सबसे पहले जो स्पीसीज है उसका नाम है एपिस डोरसेटा। एपिस डोरसेटा। इसका अदर नेम है, लोकल नेम है रोकबी। रोकबी यानी मोस्टली चट्टानों में पाई जाती है। कई बार अपन देखते हैं, कई बार घूमने जाते हैं पहाड़ों में तो देखते हैं कि वहां पे बड़े बड़े छत्ते लगे हुए होते हैं। तो जो उनकी जो स्पीसीज है वो है एपिस डोरसेटा, इसलिए इनका नाम क्या रखा है? रोकबी। सेकंड नंबर पे है एपिस इंडिका। एपिस
इंडिका। इसका अदर नेम है, लोकल नेम क्या है? इंडियन बी, इंडियन बी, या ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं मोना। या तो होगा इंडियन बी या होगा मोना। इसलिए अपन कह सकते हैं कि जो एपिस इंडिका है उसे इंडियन बी या इंडियन मोना के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इंडिया में मोस्टली स्पीसीज मिलती यही है। थर्ड नंबर की जो स्पीसीज है वो है एपिस फ्लोरिया, फ्लोरिया। इसका अदर नेम है या लोकल नेम है लिटिल बी, लिटिल बी, यानी कि ये साइज में सबसे छोटी होती है, इसीलिए इसका क्या नाम रखा है? एपिस फ्लोरिया। लास्ट फोर्थ नंबर की है एपिस मेलिफेरा, एपिस मेलिफेरा, एपिस मेलिफेरा। इसे बोलते हैं यूरोपियन बी, यूरोपियन बी, यानी कि ये मोस्टली यूरोप में मिलती है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? यूरोपियन बी। तो ये मोस्टली 4 स्पीसीज है जो अपने इंडिया में मिलती है। कौन कौन सी है? एपिस डोरसेटा जिसे बोल रहे हैं रॉक बी, एपिस इंडिका जिसे बोल रहे हैं इंडियन बी या मोना बी, थर्ड है एपिस फ्लोरिया जिसे बोल रहे हैं लिटिल बी, फोर्थ नंबर की एपिस मेलिफेरा जिसे बोल रहे हैं यूरोपियन बी। तो ये मोस्टली 4 स्पीसीज हैं जिनसे शहद प्राप्त किया जाता है। मेन पर्पज क्या है? शहद प्राप्त करना, क्योंकि अपन को इंडस्ट्री लगानी है, शहद का उत्पादन करना है, मार्केट में उसको बेचना है और पैसे कमाने हैं। तो अपन को ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी स्पीसीज है और कौन कौन सी स्पीसीज के एक छत्ते से कितना शहद अपन प्राप्त कर सकते हैं। मान लो कि ये वाली स्पीसीज है, अगर ये ज्यादा शहद दे रही है, एक छत्ते से इसके मान लो बहुत सारा शहद प्राप्त हो रहा है, तो अपन इसी को तो पालेंगे, लेकिन अपन को पता होना चाहिए कि इसका स्वभाव कैसा है। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट टॉपिक भी यही रहेगा, अपना नेक्स्ट टॉपिक भी यही है कि जो स्पीसीज है, ये 4 स्पीसीज की अपन ने जो बात करी है, इनमें से कौन सी स्पीसीज कितना शहद प्रदान करती है या एक छत्ते से इनके कितना शहद प्राप्त होता है, इनको पाल सकते हैं नहीं पाल सकते, इनकी साइज कितनी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं एपिस डोरसेटा की। जो एपिस डोरसेटा बी है या जो मधुमक्खी है, वो सबसे बड़े आमाप की होती है या साइज की होती है। इसकी साइज है लगभग 20 mm, सबसे बड़ी साइज है ये मधुमक्खियों में एपिस डोरसेटा की 20 mm। ये गुस्सेल स्वभाव की होती है। कई बार अपन ने देखा होगा कि भंवरा मधुमक्खी आ गई, खा गई, उसको काट लिया, ऐसा सुना है अपन ने। तो उनका स्वभाव गुस्सेल होता है और वो जो उनका साइंटिफिक नेम है वो है एपिस डोरसेटा। ठीक है, क्योंकि अपन को मोस्टली ये चट्टानों में मिलेगी, ये स्पेशल कोई बड़े पेड़ है उनमें बड़ा सा छत्ता मिलेगा अपन को, तो बड़ा छत्ता होगा तो शहद भी बहुत सारा निकलेगा। तो इनकी साइज मैंने बताया कि सबसे अधिक यानी कि 20 mm के लगभग होती है। ये गुस्सेल स्वभाव की होती है, इनको पाला नहीं जा सकता। इनके एक छत्ते से लगभग 15 से 40 किलो, कितना? 15 से 40 किलो शहद प्राप्त होता है। कौन से बीज से? एपिस डोरसेटा से। ये जो एपिस डोरसेटा है, इनके अदर नेम और है, कौन कौन से हैं देखना, सारंग एवं बोम्बारा। जो एपिस डोरसेटा बी है, हनी बी है, उसको सारंग या बोम्बारा मधुमक्खी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चीज आप अंडरलाइन कर लेना। नेक्स्ट अपनी बी है एपिस इंडिका। एपिस इंडिका मोस्टली इंडिया में ही मिलती है, इसलिए इसको इंडियन बी या इंडियन मोना के नाम से भी जाना जाता है। इसकी साइज लगभग 15 mm,
यानी कि एपिस डोरसेटा से थोड़ी छोटी, 15 mm की इसकी साइज होती है। इसके एक छत्ते से लगभग 3 से 4 किलो शहद प्राप्त होता है। कितना? 3 से 4 किलो शहद प्राप्त होता है। साइज मैंने बता ही दिया आपको, 15 mm इंडियन मोना के नाम से जानी जाती है, और 3 से 4 किलो शहद प्राप्त होता है। थर्ड नंबर पे है एपिस फ्लोरिया, जिसे अपन बोलते हैं लिटिल बी। इसकी लिटिल बी बोलने का रीजन है, ये सबसे छोटी साइज है, लगभग 8 mm। कितना? 8 mm इसकी साइज होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? लिटिल बी। इसे भृंगा मधुमक्खी के नाम से भी जाना जाता है। इसको लिटिल बी को, या भृंगा मधुमक्खी को, या एपिस फ्लोरिया को। इससे सबसे कम शहद प्राप्त होता है लगभग 250 ग्राम। कितना? लगभग 250 ग्राम। तो इसको पालने का तो कोई अपन को मतलब ही नहीं है। लास्ट में रह जाती है अपनी एपिस मेलिफेरा। एपिस मेलिफेरा का स्वभाव शांत होता है, जैसा कि अपना जो इंडियन बी का होता है शांत स्वभाव, वैसा ही इसका स्वभाव होता है। और इसका जो शहद है, जो हनी है, वो सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है। यानी कि अपन अगर इंडस्ट्री लगाना चाहें तो एपिस मेलिफेरा स्पीसीज का ही अपन को सिलेक्शन करना चाहिए, क्योंकि इसका शहद सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है औद्योगिक दृष्टि से। और इसका जो शहद है एक छत्ते से जो प्राप्त होता है, वो एपिस इंडिका की तुलना में लगभग 3 से 4 गुना अधिक प्राप्त होता है। तो अगर अपन इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो अपन को अपने लिए सबसे उचित क्या रहेगा कि अपन एपिस मेलिफेरा या एपिस इंडिका से बेस्ट है एपिस मेलिफेरा स्पीसीज का सिलेक्शन करें। तो ये थी कुछ स्पीसीज, 4 स्पीसीज है इसकी मधुमक्खियों की, जिनसे अपन को शहद प्राप्त होता है। इसकी कितनी साइज है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। इसके बाद थोड़ा सा टॉपिक और रह जाता है अपना, वो भी क्लियर कर लेते हैं अपन, ज्यादा नहीं है, 2 मिनट का है। जो ये मधुमक्खियां हैं, इनको पालने की विधियां कौन कौन सी है? पालने की विधियां कौन कौन सी है? तो पहली तो है नेचुरल मेथड। पालने की जो विधियां हैं उनमें पहला है नेचुरल मेथड या प्राकृतिक विधि। प्राकृतिक विधि में प्रकृति अपने आप पाल लेती है इनको। अब इनसे शहद कैसे प्राप्त करेंगे अपन? जैसे मान लो कि अपन को जहां तक पता है धुआं कर देते हैं ना अपन छत्ते के नीचे जाके, तो मक्खियां भग जाती है और अपन छत्ता तोड़ लेते हैं। तो ये ओल्ड मेथड है, इसको अपन ओल्ड मेथड भी बोलते हैं। ओल्ड मेथड, इसमें धुआं करके मधुमक्खियों को भगाकर हनी प्राप्त किया जाता है। सेकंड नंबर पे आर्टिफिशियल मेथड। आर्टिफिशियल मेथड में एक आर्टिफिशियल बॉक्स बनाया जाता है, बॉक्स या बीहेव बोलेंगे या बॉक्स बोलेंगे। इसमें एक आर्टिफिशियल लकड़ी का बॉक्स बनाते हैं, इसमें अपन मधुमक्खियों को पालते हैं। तो ये 2 मेथड है, ओल्ड मेथड या नेचुरल मेथड, और एक दूसरा है आर्टिफिशियल मेथड, जिनके द्वारा अपन मधुमक्खियों को पालते हैं और उनसे शहद प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे कि जो ये आर्टिफिशियल बॉक्स या जो बीहेव है मधुमक्खियों को पालने के लिए, उसको कैसे बनाया जाता है, उसमें कौन कौन से चेम्बर्स में होते हैं, उसमें कौन कौन से चेम्बर्स में कौन कौन सी मधुमक्खियां रहती है, वो सारी चीज अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।